हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। हाय टू एवरीवन। आज हम जिस किताब को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस किताब का फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल लीडरशिप स्टडीज़ विद खिज़र जवाद के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। जी बुक देख लें। ये बुक अतीत दवेशा ने लिखी है और जिसका टाइटल अरब नेशनलिज्म इन द 20th सेंचुरी फ्रॉम ट्रियम्फ टू डेस्पेयर। इसके फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 1 इज़ डिफाइनिंग अरब नेशनलिज्म। अच्छा, चैप्टर के स्टार्ट में ही वो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करता है जो राइटर है, और वो एक बात बताता है जो कि बात 1963 की है, और वो बात जमाल अब्दुल नासिर के लिए है। जमाल अब्दुल नासिर सरप्राइज कर देता है अरब नेशनलिस्ट की जनरेशन को ये कहकर कि हमारा जो टारगेट है या जो हमारा जो गोल है अरब नेशनलिज्म की तरफ और अरब यूनिटी की तरफ, उसको हम अरब सॉलिडारिटी के थ्रू करेंगे। यानी जो अरब स्टेट्स हैं, जितनी भी 7 स्टेट्स थी अरब रीजन में, उनके अंदर सॉलिडारिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और तभी हम जाकर अरब यूनिटी की तरफ जा सकेंगे, यानी एक अरब स्टेट की तरफ जा सकेंगे। अच्छा, ये बात शॉक थी जब 1963 में जमाल अब्दुल नासिर ने ये अनाउंस किया। उससे पहले अगर हम देखें तो एक एक एज ए प्रॉफिट ऑफ अरब नेशनलिज्म जमाल अब्दुल नासिर की एक फाइट है, लॉन्ग फाइट है, जिसमें कभी उसने अरब सॉलिडारिटी की बात नहीं की। उसने हमेशा वन अरब नेशन की बात की है, वन अरब स्टेट की बात की है, और उसी की ही बेस पर अरब नेशनलिज्म की फ़ाइट उसकी लीडरशिप में, यानी इजिप्शियन लीडरशिप जमाल अब्दुल नासिर की लीडरशिप में ये लड़ी गई है। और 1963 ये वो फेज़ है कि जिसमें जमाल अब्दुल नासिर रैशनल होके ये बात बता रहा है। अब एक इंसान हो, एक लीडर हो, जो सारी लीडरशिप में, सारी स्ट्रगल में ये बताता रहो कि हमारा जो गोल है वो अरब यूनिटी है, वन नेशन है, वन स्टेट है, और फिर वो ये बात बता रहा हो कि नहीं जी, अरब यूनिटी तो डेफिनेटली हमारा गोल है, लेकिन हमें उसमें उसकी तरफ जो है वो अरब जो स्टेट्स हैं उनकी सॉलिडारिटी के थ्रू जाना होगा, यानी उनमें यूनिटी जो है वो उसके बाद, यूनिटी या सॉलिडारिटी के बाद हम अरब यूनिटी की तरफ जाएंगे। तो ये चैप्टर इसी शॉकिंग न्यूज़ से स्टार्ट होता है, और इसमें जो जमाल अब्दुल नासिर जो आइडिया देता है अरब सॉलिडारिटी का और कोऑपरेशन का, उसमें जो कोऑपरेशन है वो इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, कल्चरल फील्ड्स में है, और इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन पॉलिसी में है। ये बात जहन में रखिएगा कि जो अरब यूनिटी की जो बात अगर करता रहा है और पूरी लाइफ उसने स्ट्रगल की है, तो ये एडलॉग जब था नासिर तो उस वक्त थी। यानी जो आपको आइडियोलॉजी देता है वो हमेशा अपनी आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड रहता है, आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटता है, जो कि नासिर एक बहुत अरसे तक, यानी 1963 तक करता रहा, और एक पूरी जनरेशन को उसने इसी डॉगमेटिक आइडिया के ऊपर तैयार भी किया, जो कि अरब नेशनलिज्म की बेस भी है। यानी तमाम अरब एक नेशन हो जाए, यानी एक ही उनकी टेरिटरी हो जाए। लेकिन अब वो अरब स्टेट्स के अंदर सॉलिडारिटी की बात कर रहा है, और वही कह रहा है कि मिलिट्री, इकोनॉमी, कल्चरल फील्ड और फॉरेन पॉलिसी में इनकी कोऑपरेशन होनी चाहिए। लेकिन वो इसे हटता नहीं है पीछे। वो कहता है कि ये
उस तरफ एक कदम है, अरब यूनिटी की तरफ। और ये बात वो क्यों कहता है? क्योंकि ये बात जहन में रखने की है कि वो एक पॉलिटिशियन भी है, वो रैशनल भी है। जब उसने देखा कि हमारी सारी स्ट्रगल उस गोल को अचीव, अरब यूनिटी के गोल को अचीव नहीं कर सकी, तब वो आकर ये बात कर रहा है। जमाल अब्दुल नासिर के बाद जमाल के साथ साथ ही हम एक और नाम भी देखते हैं, और चूँकि ये डिफ़ाइन कर रहा है अरब नेशनलिज्म का, तारुफ करा रहा है, तो उसमें जिन जिन लीडर्स ने अरब नेशनलिज्म को समझा और उसको बताया, और अरब नेशनलिज्म की डेफिनेशंस क्या हैं, पैन अरबिज़म और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, तो आज के चैप्टर में हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें जो दूसरा नाम मिलता है वो सती अल हुसरी का है। इसकी हिस्ट्री में तो हम बाद में जाएंगे, जमाल अब्दुल नासिर की स्ट्रगल की हिस्ट्री में, जमाल अब्दुल नासिर की लीडरशिप की अपनी हिस्ट्री में, लेकिन और सती अल हुसरी या जो जो भी इस हवाले से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं उनकी डिटेल में तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे। लेकिन आज जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, फोकस आज हमारा वही रहेगा। सती अल हुसरी एक नाम है जी, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं सती अल हुसरी की, और इसको फॉरमोस्ट थ्योरेटिशियन भी कहा जाता है अरब नेशनलिज्म के हवाले से। उसने नासिर की तरह कभी वो इस अरब यूनिटी या वन अरब स्टेट के आइडिया से कभी वो पीछे नहीं हटा, और उसने हमेशा ये बात की कि वन लैंग्वेज एंड यूनिफाइड बाउंड्रीज उस स्टेट की होंगी। और हुसरी ने हुसरी कंसीडर्ड द सेवन स्टेट्स टू बी आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ द इम्पेरियलिस्ट पावर्स, जो कि बरतानिया और फ्रांस की सूरत में उसका ये मानना था कि ये उन्होंने इसको आर्टिफिशली इनकी बाउंड्री सेट की है और इनको सेवन स्टेट्स बना दी है। हकीकत में ये एक स्टेट है और अरब स्टेट होनी चाहिए। तो ये इम्पेरियलिस्ट मैनिपुलेशन है। और जब उसे पूछा गया कि साथ होकर भी इन्होंने 19 इन अरब स्टेट ने 7 अरब स्टेट्स ने 1948 और 49 की जो वार है एक इसराइल से, साथ होने के बावजूद ये हार गए, तो क्यों हारे? तो फ़ौरन उसका जवाब था कि वो हारे इस वजह से थे कि वो साथ थे। अगर वो एक होते तो एक इसराइल के मुकाबले में काफ़ी थे। और इसका भी सती अल हुसरी का भी फॉरमोस्ट एजेंडा या गोल जो था, और जिससे वो कभी पीछे नहीं हटा और हमेशा उसने उसको प्रोपोगेट किया, विगरसली प्रोपोगेट किया, वो था वन स्टेट। उसने कभी स्टेट्स जो कि नासिर बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन बिटवीन द अमंग द स्टेट्स, उसकी तरफ कभी नहीं गया। कभी वो रैशनल नहीं रहा, एडिलॉग था, थ्योरेटिशियन था सती अल हुसरी। ये आगे हम इसको डिटेल में पूरे एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला जो नाम है वो माइकल अफलाक का है, जिसको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ये फाउंडर ऑफ प्रोमिनेंट अरब नेशनलिस्ट बास पार्टी है, जिसको 1947 में जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और उसमें ये डिक्लेयर करता है कि अरब फादरलैंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट्स है एन इनविजिबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिटी पर। और अगर इसको इसी तरह डिवाइड रखा तो जो पॉलिटिकल और इसका भी पॉलिटिकल हम वो गोल नहीं अचीव कर सकेंगे, और नई इकोनॉमिक यूनिटी होगी। और अगर एक स्टेट बना दी जाती है, 7 अरब स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बना दी जाती है, तो वो आगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता है। वो कहता है कि अगर ये हैपन हो जाता है तो ये रिवाइव करेगा अरब्स की इंट्रिंसिक ह्यूमैनिटी और क्रिएटिविटी को। बहुत इंटरेस्टिंग ये दो वर्ड्स हैं। और फिर वो आगे कहता है कि ओनली देन दे कुड रिटर्न देयर ट्रू सेल्व्स, अपस्टैंडिंग स्पिरिट, क्लियर आइडियाज और अपराइट मॉरलिटी और रिवाइवल ऑफ इंटेलेक्ट।
कि ये स्टेट इन नॉर्म्स को ले आए, नेशन के नॉर्म्स को, अरब्स के नॉर्म्स को ले आएगी वापस अगर ये वन अरब स्टेट बन जाती है। तो यहाँ पर भी वो बड़ा क्लियर है कि जो 7 अरब स्टेट्स हैं उनको एक स्टेट में जो है वो जम करके वन स्टेट की बात करता है वो। फिर वो कहता है कि अब देखें कि बास पार्टी के अंदर भी जो है वो एक अरसे तक जो उसके मानने वाले हैं, फंडामेंटल जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको मानने वाले जो उसकी एक पूरी जनरेशन है, वो भी फ्रीडम, सोशलिज्म और रिलीजन के अंडरस्टैंडिंग में यानी इसी के अंदर ही घूमती रही है। और कि फ्रीडम की इंटरप्रिटेशन क्या है, सोशलिज्म को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और रिलीजन जो है मज़हब के साथ जो ताल्लुक़ है वो किस तरह का रखना है। लेकिन ठीक है, उस कन्फ्यूजन में वो रहे वो, और इसी के गिर्द ही घूम ये बहुत डिबेट्स होती रही विद इन बात पार्टी। लेकिन एक चीज़ पर मिशेल ऑफ फ्लाक और बात पार्टी एग्रीड थी और बड़े क्लियर थे कि जो हमने अचीव करना है वो अरब यूनिटी का और वन अरब स्टेट का गोल अचीव करना है। और इस पूरे चैप्टर में एनालाइज भी जिस बात को किया गया है वो पॉलिटिकल यूनिटी है, यानी वन स्टेट का आइडिया। अब यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ अरब, जो कि ऑथर ने पूछा है कि नेचर ऑफ अरब नेशनलिज्म हैज सेंटर्ड ऑन वेदर अचीविंग और डिजायरिंग अ स्टेटहुड वाज बाय नेसेसिटी अ कोर एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म। कि जो अरब नेशनलिज्म की इतनी मूवमेंट स्टार्ट हुई है उसकी जो डिज़ायर है और उसको जो अचीव करने की कोशिश है वो एक स्टेट को यानी अरब नेशनलिज्म की जो बेस है वो स्टेट के ऊपर रखी गई है कि नहीं। और फिर ये भी पूछा गया है कि दो चीज़ें हैं कि ये अरब द कॉन्सेप्ट ऑफ अरब नेशनलिज्म वो कल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेस कर रहा है, या पॉलिटिक्स के ऊपर, कि आप कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है या पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन है। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो है वो डिबेट को स्टार्ट किया गया है। और हम इसको ज़रा आगे बढ़ाते हैं और इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वो आगे स्टार्ट की गई है, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलर का नाम लिया गया है, यानी उसकी इमेजिन्ड कम्युनिटी की जो थ्योरी है उसको नेशनलिज्म के हवाले से उसका यहाँ पर जो है उसको बेस, उसके कॉन्सेप्ट को, इमेजिन्ड कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बेस बनाई गई है, और उसका नाम है बेनेडिक्ट एंडरसन। और उसका जो किताब है वो है इमेजिन्ड कम्युनिटीज़, रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन्स एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। इस आइडिया को, एंडरसन के आइडिया को दो स्कॉलर्स ने, जिनका नाम इसराइल गर्शोनी और जेम्स जेंकुस्की है, इन्होंने डिस्कस किया है। और इसका ये जो बेनेडिक्ट एंडरसन का जो ये काम है वो बड़ा सेरेमोनियल है। इसको पढ़े बगैर आप नेशनलिज्म को समझ नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो इन दोनों का पर्सपेक्टिव है जो कि ये कोट कर रहे हैं बेनेडिक्ट को, वो इमेजिन कम्युनिटी का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसको वो हवाला भी देते हैं उसकी एक कोटेशन को लेते हुए, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ कि इट इज़ इमेजिन्ड बिकॉज द मेंबर्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट नेशन विल नेवर नो most of their fellow members, meet them, or even hear of them. Yet in the minds of each lives, the image of their communion, it is imagined as a community, because regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep horizontal comradeship.
कि आप जहाँ पर भी रह रहे हैं आप इमेजिन कर रहे हैं, हालांकि आप जानते नहीं हैं हर मेंबर को उस कम्युनिटी के, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो आपकी कम्युनिटी का है, आपकी नेशन का है। तो इसमें जो एंडरसन का पर्सपेक्टिव है वो गर्शोनी और जैंकुस्की कह रहे हैं कि वो कल्चरल है, कि जो नेशन को कंसीव किया गया है वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट के ऊपर कंसीव किया गया है, पॉलिटिकल नहीं है। यानी ये कल्चरल एस्पेक्ट है। और जहाँ पर भी हैं, चाहे आपके पास टेरिटरी है, स्टेट है या नहीं है, तो उसमें आप इमेजिन कर रहे हैं और ये करेक्टर जो है वो, ये कंस्ट्रक्ट जो है वो कल्चरल है और इसको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, इसको बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। और यही इमेजिन करेक्टर है जिसको स्मिथ एक और राइटर है चार्ल्स डी स्मिथ, उन्होंने इसको काउंटर किया और वो ये कहते हैं कि स्मिथ का ये कि इमेजिन कम्युनिटीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर लिंक्ड हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज से, टेरिटरी से, विद इन स्टेट से। कि वो ये कहता है कि जो एंडरसन ने इमेजिन कम्युनिटीज़ की बात की है वो स्टेट से रिलेटेड है और स्टेट के अंदर है, टेरिटरी के अंदर है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात की है उसने, वो ये कहता है कि एंडरसन बहुत क्लियर है, एंडरसन का जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो स्टेट बाउंड है और उसमें जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसमें टेरिटोरियल और जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको टेरिटोरियल और सोशल स्पेस से लिंक किया इसने। और सॉवरन है, यानी जो एक फ्री नेशन का होता है सॉवरन स्टेट। इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे वो जो स्मिथ आइडिया देता है, उस स्टेट का आइडिया देता है, जिसको फिर गर्शोनी और जैंकुस्की काउंटर करते हैं और बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो नेशन है उसको बाउंड्री की ज़रूरत है। नेशन तारीख़ में जो फ़लस्तीनियन है वो भी बाउंड्री के बगैर हैं, लेकिन उनका जो नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। बेस्क्विस ये एक कम्युनिटी है, इसका भी जो है वो ये बरतानिया और फ्रांस के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके दरमियान में, लेकिन कभी उन्होंने वो हमेशा से ये एक नेशन का डिमांड करते रहे हैं। कुर्द्स जो हैं, कुर्द्स के हवाले से कि ये भी कभी इनकी एक टेरिटरी नहीं रही है, तो ये सीरिया में भी हैं, ये ईरान में भी हैं, इराक़ में भी हैं, फैले हुए हैं, टर्की में भी हैं, लेकिन इनकी जो नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इमेजिन कम्युनिटी। और बात को आगे बढ़ाते हुए वो ये कहता है कि the crucial point here, however, is that while lacking a state, all these groups are in fact, एक नेशन है। लेकिन ये बात अहम है कि इनको नेशन की, एक टेरिटरी की डिज़ायर बहरहाल मौजूद है। यानी यहाँ पर ये बात एक जो स्मिथ ने और इन दो राइटर्स ने, गर्शोनी और जैंकुस्की ने की है, वो ये की है कि ठीक है, बाउंड्री पहले ने कहा है, स्मिथ ने कहा है कि स्टेट चाहिए नेशन के लिए और नेशनलिज्म की बेस वही है। और इन दो राइटर्स ने, गर्शोनी और जैंकुस्की ने कहा है कि जी स्टेट नहीं चाहिए आपको, आपका कल्चरल जो है वो लिंक, चाहे आप जहाँ पे भी रहे हैं, जिस तरह फ़लस्तीनी की उसने मिसाल दी, कुर्द्स की मिसाल दी, कि जहाँ पर भी हैं ये अपने आप को नेशन समझते हैं, इनके लिए स्टेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन तीनों राइटर्स का जो पर्सपेक्टिव है कि आइदर कल्चरल नेशनलिज्म है उसकी बेस, या स्टेट की, टेरिटरी की नेशनलिज्म है, इन दोनों सूरतों में जो स्ट्रगल है, ये जो गोल है और जो उनका एक ख्वाहिश है वो टेरिटरी लेने की है। यानी वो नेशन
टेरिटरी लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो ये ज़रा खुश्क है, डेफिनेटली आपको समझते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो दो पर्सपेक्टिव है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये तीनों राइटर्स जो हैं वो एंडरसन की आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को बेस बनाते हैं। वो कहते हैं कि जो नेशन है वो किस पर बेस कर रही होती है। जो स्मिथ है वो कहता है कि जी स्टेट के ऊपर उसके लिए टेरिटरी चाहिए, नेशन के लिए स्टेट के ऊपर बेस करती है। और जो दूसरे हैं दो राइटर्स गर्शोनी और जैंक्विस्की, वो ये कहते हैं कि नहीं, स्टेट ज़रूरत नहीं है, कल्चर जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है वो काफ़ी है इसके लिए। बात को आगे बढ़ाते हैं और एक और हमारे पास जो है बर्नार्ड लिवाइस, जो कि मिडिल ईस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, वो भी जो है वो बात को आगे करते हुए नया पर्सपेक्टिव यानी ऐड करते हैं, इसमें न्यू एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो वो बुनियाद बनाते हैं वो कल्चर को बुनियाद बनाते हैं कि जी कौम जो है वो कल्चर के ऊपर ज़्यादा बेस कर रही होती है या ज़्यादा लिंक्ड करती है। और जिसमें फिर वो कहते हैं कि बाय लैंग्वेज, हिस्ट्री और डेस्टिनी, जो आपकी किस्मत है, मुकद्दर है, जो कि लिख दिया गया होता है, इसको वो कनेक्ट करता है। और पॉइंट ये माइंड में रखिएगा, बर्नार्ड लिवाइस पॉइंट वही लिंक करता है जो कि कल्चरल है, जिसमें वो लैंग्वेज को, हिस्ट्री को और डेस्टिनी को लेके आता है। सो इसके बाद जो है वो फिर एक और चीज़ ऐड करता है, वो ही गोज़ बियॉन्ड द कल्चर एज वेल। और वो कहता है कि ये जहाँ पर भी ये इमेजिन्ड कम्युनिटी मौजूद होती है, वो वर्ड यूज़ करता है सॉवरन इंडिपेंडेंस, कि अपने नाम पर वो जो है सॉवरन इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि वो इमेजिन्ड कम्युनिटी जो है वो सॉवरन इंडिपेंडेंसी की तरफ होती है। और इसको वो इनकॉर्पोरेट कर रही होती है, यानी ये कल्चर से भी आगे जाते हैं, यानी कल्चरल जो इंटरप्रिटेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी आगे जाते हैं। और एक अगला स्टेप होता है, और उस अगले स्टेप को उसने नाम जो दिया है वो सॉवरन इंडिपेंडेंस का नाम दिया। इसके बाद जी अगर हम आगे बढ़ते हैं, वो है जो अगला राइटर है वो है एड्रियन हेस्टिंग्स का। एड्रियन हेस्टिंग्स जो है वो एक और क्रूशल एलिमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है, और वो कहता है कि कल्चर टू पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिक्स और फिर टेरिटरी की तरफ। तो ये वही बात है कि यानी इसने इसको मज़ीद ब्रॉड कर दिया। वो कहता है कि सबसे पहले जो है कल्चर, उसके बाद फिर जो एक कम्युनिटी होती है या एथनिसिटी होती है या जो नेशन होती है, वो पहले कल्चर, उसके बाद फिर पॉलिटिकल की तरफ, और पॉलिटिकल के बाद वो जिस स्टेज पे आती है वो टेरिटरी की तरफ स्ट्रगल करती है। तो ये 3 फेजेस उसने बताए हैं, फर्स्ट कल्चर, सेकंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और पॉलिटिकल होने के बाद फिर वो टेरिटरी की तरफ, यानी एक स्टेट की तरफ, नेशन स्टेट की तरफ जाते हैं। अगले जो राइटर, ये थोड़ा सा आपको खुश्क लगेगा ना, ये राइटर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को शेयर कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो उसको समझना थोड़ा सा हार्ड वर्क का काम है, लेकिन ये चैप्टर छोटा है और हम इसको जल्दी जल्दी से समझने के बाद इसको कंक्लूड करते हैं। फिर अगले जो राइटर है वो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जो कि ये कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, के जो नेशन है वो पहले अपने नेशनलिज्म की तरफ आती है, और नेशनलिज्म के बाद अपने नेशनलिज्म को सिक्योर करने के बाद फिर वो गवर्नमेंट की तरफ स्ट्रगल करती है, कि यानी uniting all members of the nationality under the same government and a government to themselves
अपार्ट। तो अंडरस्टैंडेबल है कि ज़ाहिर बात है, अगर आपने टेरिटरी ले ली है तो उसका इंतज़ाम संभालने के लिए आपको एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैक्स वेबर अगले जो राइटर हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी एक जो नेशन होती है, इफ़ वन बिलीव्स दैट इट इज़ एट ऑल expedient to distinguish national sentiment as something homogeneous and specially set apart. One can do so only by referring to a tendency toward an autonomous state. ये भी autonomous state की बात कर रहा है। और यानी इसको यानी जो मैक्स वेबर की और बहुत फेमस फिलोसफर है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है नेशन के बारे में कि कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट टू स्टेट ऑफ ऑन, यानी जो कम्युनिटी है वो पहले सेंटिमेंट्स की तरफ जाती है और सेंटिमेंट के बाद फिर वो स्टेट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेट है, यानी नेशन है, एक स्टेट है, टेरिटरी है, यानी यहाँ पर कल्चरल पर्सपेक्टिव पर जोर नहीं दिया गया। और यानी उसने एक और वर्ड यूज़ किया है कि सेल्फ डिराइव्ड डिज़ायर टू अचीव पॉलिटिकल सॉवरेनिटी विद इन ए recognized territory. So, if a group can be a number of things, यानी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। वो ये कहता है कि आगे वो इस पर बहुत रेडिकल हो जाता है और वो कहता है कि if lack all, यानी ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो उसको आप बाकी तो सब कुछ कह सकते हैं लेकिन उसे नेशन नहीं कह सकते, यानी अगर उसके अंदर विल नहीं है तो। इसके बाद जो है वो इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल वो देता है, वो कहता है कि जी जो कनाडा है अब वो एक एक मुल्क तो है, एक टेरिटरी तो है लेकिन वन नेशन नहीं है। उसके अंदर यानी एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर मुख्तलिफ कौमें हैं, यानी ओल्ड यूगोस्लाविया और कनाडा की बहुत अच्छी एग्जांपल देता है कि उसके अंदर मुख्तलिफ कौमें हैं और एक कौम नहीं है। इसके बरअक्स जो यूएस है वो एक कौम है जिसके अंदर डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं भी सही, लेकिन वो एक बाउंड्री के अंडर है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इस पर बात जो है वो ख़त्म हुई है, यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि जो कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन जो है जो इस स्टडी में भी यूज़ हुई या इससे पहले भी जो यूज़ होती रही हैं वो पैन अरबिज़म है, अरब रेडिकलिज़म है, और ये सारी की सारी जो है वो अरब नेशनलिज़म के हवाले से इनको इस्तेमाल इन टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन एक टर्म आप यूज़ होते हुए देखते हैं और वो है एन अरब और एज वेल एज एन अरब नेशनलिस्ट। ठीक है, तो इसको ज़रा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो पहली टर्म जो अरबिज़म, पैन अरबिज़म, अरब रेडिकलिज़म, यानी मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में ये यूज़ होती रही हैं, ये बुनियादी तौर पर ये ब्लेंडेड थी, यानी इनमें कल्चरल एस्पेक्ट भी था और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी था। अब जो अरब और अरब नेशनलिस्ट हैं, ये थोड़ा फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। अरब जो है वो एक कल्चर पर्सपेक्टिव में लिया जाता था, लेकिन जब पॉलिटिकल इसमें एस्पेक्ट आया तो उसमें अरब नेशनलिज्म यानी कनेक्ट किया, लिंक किया जो पॉलिटिक्स है या टेरिटरी का है। तो ये जब भी यूज़ होते हैं तो ये माइंड में रहे कि अरब नेशनलिज्म और अरब इनमें फ़र्क क्या है, यानी अरब जो कल्चरल एस्पेक्ट है और अरब नेशनलिज्म उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है। और पैन अरबिज़म, अरब रेडिकलिज्म, ये दोनों हो सकते, कल्चरल एस्पेक्ट भी है और उसमें नेशनल एस्पेक्ट भी है, जो कि मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में हमेशा से स्कॉलर्स जो है वो यूज़ करते रहे हैं। और इसमें जो अगली जो डिबेट है, फिर आगे जो डिबेट्स चली हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, यानी इसके बाद फिर चैप्टर ख़त्म हो जाता है, हम इसको ख़त्म करते हैं। वो ये कहता है कि इसमें जो इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है वो और शिबली तिलहमी का नाम जो है वो सामने आता है। शिबली तिलहमी ये कहता है
कि वाई अरबिज़म, यानी ये कब अरबिज़म था और उसके बाद ये कब अरब नेशनलिज़म बना। तो ये कहता है कि जब 20th सेंचुरी के, यानी लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी जो अरबिज़म है इससे पहले, लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी से पहले जो है वो अरबिज़म इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 20th सेंचुरी के लेटर पार्ट के बाद फिर अरब नेशनलिज़म इस्तेमाल होता रहा। और इसमें जो है वो जब अरबिज़म था, वो क्यों अरबिज़म था, क्योंकि जो एलीट थी, क्योंकि अरब नेशनलिज़म इतनी मजबूत नहीं हुई थी, एलीट ही सारा कुछ कर रही थी और ये बेडरूम्स की पॉलिटिक्स तक था। तो उस वक्त ये अरबिज़म, ये शिबली तिलहमी का पर्सपेक्टिव है कि इसको अरबिज़म कहा जाता रहा और इसे कहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक ये अवाम तक नहीं था, यानी ट्रांसनेशनली, इंट्रा कम्युनिटी नहीं हुआ, ट्रांसनेशनल नहीं बना, यानी जो डिफरेंट स्टेट्स थी, एलीट ही या इंटेलेक्चुअल इसे यूज़ कर रहे थे। उस वक्त इसको अरबिज़म कहा जाएगा, लेकिन जब ये फैल गया और 7 स्टेट्स के अंदर आम आवाम तक, मैसेज तक चला गया, तब हम इसे अरब नेशनलिज्म की टर्म में यूज़ करेंगे। और इसके बाद फिर स्टीफन हमफ्रीज ये बात करता है, और वो ये बात करता है कि ये इंटरचेंजेबली है, यानी आप इसे अरब नेशनल, पैन अरबिज़म और अरब नेशनलिस्ट, तो आप दोनों ही सूरतों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये इंटरचेंजेबल है। लेकिन फिर वो ये कहता है कि लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी बाय आस्किंग द क्वेश्चन, फिर वो कहता है कि 70s और लास्ट 3 डिकेड्स में फिर ये पैन अरबिज़म जो है वो नहीं रहता। ज़ाहिर बात है अरब नेशनलिज्म की डिफीट हो जाती है, ख़ास तौर पर लेटर फेज़ में 1970s के। और इसी तरह की एक बात जो है वो डीन ऑफ इजिप्शियन पॉलिटिकल साइंस जो है वो कहता है, और उसका नाम है अली हिलाल डिसूकी। वो भी पैन अरबिज़म और पैन अरबिज़म की जो इस्तिलाह है उनको जो है वो यूज़ करता है, और वो कॉन्सेप्चुअली जो है वो इनको सेपरेट नहीं करता। उसके बाद वलीद खालिदी है, वो ये कहता है कि द अरब स्टेट सिस्टम इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ पैन सिस्टम। इट postulates the existence of a single Arab nation behind the facade of a multiplicity of sovereign states. So ये कहता है कि चाहे वो स्टेट्स हैं, लेकिन बहरहाल इसका जो अरब नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव में है पैन अरबिज़म, तो इसको उसी तरह ही लिया जाएगा। खालिदी जो है वो इसको खालिदी के इसके पर्सपेक्टिव को एक और राइटर जो है वो जो है वो जिसे कहते हैं कि डिबेट करता है, उसका नाम है फुआद अजमी। उसकी भी जो डिबेट है वो ये कहता है कि पैन अरबिज़म जो है वो ख़त्म हो गया, यानी उसका जो रैशनल अंडरस्टैंडिंग है वो जिसे कहते हैं कि नहीं रही, यानी आप जब 70s के अंदर अरब नेशनलिज्म की जो डिबेट है कमज़ोर हो जाती है कि जब ये इसराइल से अपनी जंग हारते हैं। उसके बाद इसी चीज़ को बर्नार्ड लेवाइस भी, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपनी राइटिंग में, वो कहते हैं कि मैं अजमी से एग्रीड करता हूँ कि पैन अरबिज़म या अरब नेशनलिज्म जो है वो ये टर्म जो है 70s के बाद अपनी मौत खुद मर जाती है। तो ये सारी डिबेट है जी, और इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर, और हम ये देखते हैं कि इनको जो है वो आइडियाज़, जो ये जो टर्म्स हैं ये आगे डिस्कस होंगी, लेकिन जो हमारा सबसे अहम पर्सपेक्टिव है वो 3 चीज़ों के ऊपर है, यानी इसका जो कंक्लूजन अगर इसे मैं ख़त्म करूँ उन 3 चीज़ों के ऊपर है कि जो यहाँ पर जो स्कॉलर्स ने डिस्कशन की है वो
कि पहले सबसे पहले कि अरब नेशनलिज्म क्या है, अरब नेशनलिज्म क्या है, और जो नेशनलिज्म और अरब नेशनलिज्म है वो किन किन चीज़ों पर खड़े हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि जी अरब नेशनलिज्म जो है वो कल्चर पर्सपेक्टिव पर खड़ा हुआ है, कल्चर उसके लिए लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, ये सब अहम है। और दूसरा जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि इसके लिए स्टेट टेरिटरी अहम है। लेकिन ये दोनों ग्रुप जो है वो अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो स्टेट को लेना है। उसमें इन दोनों